बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 फरवरी को ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ईरान, अमेरिका और इजराइल का शुरू हुआ। 28 फरवरी से लेके जनाब अगर हम 1 मार्च की बात करें, मार्च 1 की अगर हम बात करें तो मार्च 1 को जनाब सारी जीसीसी कंट्रीज जो है उनको हिट करना शुरू कर दिया था ईरान ने। अब उसमें उन ममालिक में जनाब बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि जनाब उनको भी हिट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, इन ममालिक को जब हिट किया गया तो उसमें से कहा यह गया ईरान की तरफ से कि जनाब वहाँ पे अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, इसलिए हम वहाँ पे हिट कर रहे हैं, उन ममालिक को हिट कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जनाब 17% जो मिसाइल्स या ड्रोन्स हिट हुए वो हुए इजराइल पर, जबकि 83% जो मिसाइल्स या ड्रोन्स ईरान ने हिट किए वो गल्फ कंट्रीज पर हिट किए गए। अब ईरान की प्ली ये थी कि वहाँ पे गल्फ कंट्रीज के अंदर बेसिस हैं अमेरिका के, उनको हिट कर रहा है ईरान। तो अगर देखा जाए, इसकी कैलकुलेशन की जाए, वहाँ पे बेसिस में जो ड्रोन्स या मिसाइल्स ईरान ने हिट किए वो बहुत कम तादाद में थे, जबकि यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, वहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा मिसाइल्स जो थे या ड्रोन्स जो थे वो सिविलियन एरियाज में हिट किए गए। सो मच सो कि एक दिन की अगर मैं बात करूं, एक दिन की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो वो ये है कि यूएई में 137, एक दिन में यूएई में 137 मिसाइल्स फायर किए गए ईरान की तरफ से, और 209 ड्रोन्स जो हैं वो यूएई की तरफ भेजे गए ईरान की तरफ से। उनमें से बहुत बहुत कम तादाद में वो जनाब मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं यूएई के अंदर उन जगहों पे जाके हिट हुए जो कि कहा जाता है कि वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट, लेट मी पुट इट दिस वे, वहाँ पे यूएई के अंदर मौजूद थे, इसलिए वहाँ पे हिट किए गए। ज़्यादातर तादाद, मैक्सिमम जो तादाद थी वो यूएई के अंदर हिट की गई। और अगर मैं रियाद की बात करूँ तो रियाद में अगर देखा जाए तो जो कहा जाता है कि जनाब वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस है या अमेरिकन इंटरेस्ट कह लें आप, वहाँ पे जो हिट किए गए, तो वहाँ पे रियाद में सिर्फ रास तुम्हारा ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे हिट हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स, और अरामको फैसिलिटी में जनाब हिट हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स जो ईरान ने रियाद पे फायर किए। इसी तरह अगर मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई के अंदर वो होटल्स और वो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हिट किए गए जहाँ पे सिविलियंस मौजूद थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें क्या स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी ये थी ईरान की कि जनाब टूरिज्म है यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, या फॉर दैट मैटर यू नो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल फील सेफ टू बी इन यूएई, सो इसलिए ईरान ने हिट किया यूएई को, या उसके अलावा भी कोई रीजंस थे वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि सिर्फ 17% जो है वो मिसाइल्स हिट किए गए इसराइल को, और उससे और 83% जो मिसाइल और ड्रोन्स हिट हुए वो जीसीसी कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज को हिट किए गए। अब व्हाट नेक्स्ट? नेगोशिएशंस जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? नाउ ये जो थोड़ा सा पॉज आया है इसराइल, ईरान, अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ये पॉज टेम्परेरी है और इसके बाद जनाब ये टाइम बाय करने के लिए ये पॉज आया है या कोई और मकासद है इसके? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल जो है ऑन बोर्ड है या नहीं है? क्योंकि नेगोशिएशंस की अगर बात की जाए ईरान और अमेरिका की, जिसमें एक बहुत वाइटल रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, हमारे हमसाय मुल्क में अगर हम शंकर की बात करें, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शंकर को अगर हम देखें तो इंडिया में बैठ के वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडिया को बड़ी जिटरी फीलिंग हो रही है अबाउट what role Pakistan is playing, what important role Pakistan is playing, and they are like very upset about this one कि पाकिस्तान इतना important role क्यों play कर रहा है। So इसको अगर थोड़ा सा माइंड अप करें तो मैं जानना ये चाहूँगा कि इजराइल ऑन बोर्ड है या नहीं है। 1, इस सारी नेगोशिएशन के प्रोसेस को अगर सामने रखा जाए तो इजराइल ऑन बोर्ड है या नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 10 रोज़ का जो यहाँ पे पॉज आया है, और ये जो 10 रोज़ का यहाँ पे पॉज आया है जो कि वॉर के अंदर आया है, इसमें क्या टाइम बाय कर रहा है अमेरिका, या इसको जनाब वाकई ही ये इस पे जनाब अमल दरामद होगा? और जनाब अगर देखा जाए तो प्रॉक्सी वॉर्स जो है, प्रॉक्सी वॉर्स जो ईरान है
जो कि बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट समझा जाता रहा है प्रॉक्सी वॉर्स के लिए, कि प्रॉक्सी वॉर्स न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स का पूरा जो चैनल है उसको अमेरिका और इजराइल न्यूट्रलाइज कर चुका है। और उसके अलावा जनाब, क्योंकि कहा जाए तो 440 केजी जो है वो नीक्लियर इनरिचमेंट मौजूद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। और तकरीबन उसको 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स या बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं 440 से। इस पर भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सो अभी तक फिगर आउट नहीं कर सके इजराइल और अमेरिका कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो न्यूक्लियर अचीवमेंट्स हैं ईरान की, वो कहाँ पे मौजूद हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखा जाए तो जनाब निगोशिएशंस में क्या ये हो सकता है कि जनाब अमेरिका और ईरान एक एक स्टेप पीछे हटे, ईरान अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाए और अमेरिका अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाए, और जनाब फिर ये कोई यहाँ पे ये वॉर जो है ये ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे हम बात करना चाहेंगे। आज मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल समरेज सालिक साहब, एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जनरल साहब, ये जो इस वक्त जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे पॉज नज़र आ रहा है, जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसमें एक तो ये बता दें कि ये पॉज जो है इसमें, इस लूप में क्या इजराइल भी शामिल है जी? राणा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मेरा ख्याल है कि अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पॉज को 10 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया है। सो हम ये सुन रहे थे, ये न्यूज़ इस तरह की कि कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी वो ऑन है, वो चल रही है। वेर एज मेरा ख्याल है कि इजराइल जो है वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं है। पहले भी नेगोशिएशंस के दौरान इजराइल था जिसने कि हॉस्टिलिटीज़ को इनिशिएट किया और उन नेगोशिएशन के प्रोसेस को स्कटल किया। इस दफ़ा भी हमें ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए, बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन साथ ये भी खबरें आई कि ईरान में जो हमारा जो एम्बेसडर है उनकी रेजिडेंस के ऊपर कुछ फायरिंग एक्शन हुआ और वो एलिगेशंस लगी इजराइल के ऊपर कि वंस अगेन इजराइल जो है वो स्कटल करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ तो अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक्सटेंशन है वो तो ये शो करती है कि इस तरह की उन्हें कोई होप्स हैं कि शायद ये टॉक सक्सेसफुल हों, लेकिन दूसरी तरफ मैं नहीं समझता कि इजराइल जो है वो इस प्रोसेस में फुली ऑन बोर्ड है। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? इजराइल इज नॉट ऑन बोर्ड जी? देखिए, ये जंगी इजराइल की है, दिस इज नॉट अमेरिकाज वॉर। मगर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका हो रहा है क्योंकि उसके जो हलीफ हैं उन पे बहुत इक्तसादी प्रेशर आ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ बंद आने का मतलब यह है कि साउथ कोरिया, जापान और इवन इंडिया जो कि उसका हलीफ है, उनकी इकॉनमी पे खासा दबाव है। यूरोपियन ममालिक में है। सबसे बड़ा ये है कि एनर्जी मार्केट्स एज यू नो आर इंटरलिंक्ड। ये WTI आज ट्रेड हो रहा था 92 प्लस पे, तो उसका इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा है। अभी वो 3.7 से लेकर $4 पर गैलन पे उसकी प्राइस है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये एक इलेक्शन ईयर में ये एक सिमे कातिल आप समझें अमेरिका के लिए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बजा तौर पे इस पे वरिड है क्योंकि वो ज़्यादा थिंकिंग लोग उसमें नहीं है। और द लाइक्स ऑफ पीट हेगसेथ, जिनकी स्टेटमेंट्स आपने सुनी हैं, वो अभी भी बड़ा एग्रेसिव और इन्फ्लेमेटरी रेटरिक है उनका। तो वो तो उस तरफ ज़रूर देख रहे हैं क्योंकि ट्रंप चाहता है कि इस वक्त डिक्लेयर करे विक्ट्री, कोई मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से ये दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और कोई बैन बैन कोई बात चले और जिस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा एज अ वॉर ट्रॉफीज को शो करे। इसराइल के मकासद अलबत्ता फ़र्क हैं। वो नहीं चाहता कि इस वक्त ये जंग रुके क्योंकि जंग का रुकना सियासी मौत होगा नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसी मकसद के लिए एज एन इंश्योरेंस उन्होंने बैरूत और उस पर साउथ लेबनान में बमबारी शुरू कर दी है ताकि इसका दायरा कार वसी हो। सो ये सारा एक मोज़ाइक है। ठीक, नो इजी आंसर्स, क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और अमेरिका इज इन अ बाइंड। ठीक, गॉट योर पॉइंट। एम्बेसडर साहिबा, जब इजराइल इज नॉट ऑन बोर्ड, उसकी तरफ से नॉट नहीं है, तो ये नेगोशिएशंस कैसे टर्न लेंगे? और ठीक है, जो जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका के जो कंसर्न्स है अपनी जगह पे, लेकिन अगर इजराइल ऑन बोर्ड ही नहीं है, उसकी तरफ से नॉट ही नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात सिर्फ इसलिए तो नहीं हो रहे कि जनाब को टाइम बाय किया जा रहा हो
यू नो वॉर्स में होता है, ब्रिगेडियर साहब एंड जनरल साहब विल बेल मी आउट इन दिस वन, कि टाइम बाय करने के लिए भी थोड़ा सा पॉज लिया जाता है। ये टाइम बाय करने के लिए पॉज लिया गया है, इजराइल बोर्ड पे नहीं है, तो हाउ विल दीज नेगोशिएशंस वर्क जी? एम्बेसडर साहिबा। जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, वेरी काइंड ऑफ यू। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त सब कंजेक्चर्स हैं, और आई टोटली एग्री विद बोथ माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के जो बातें उन्होंने कही उनमें ऑल ऑफ देम आर राइट एंड करेक्ट इन वन वे और द अदर। मेरा जो इसमें पॉइंट है कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये तो वॉर ही इजराइल की है, तो इज इट राइट फॉर अस टू प्रिज्यूम कि इसमें इजराइल को कंसल्ट नहीं किया गया होगा? आई हाईली डाउट। आई थिंक जरूर इजराइल को ऑन बोर्ड लिया गया होगा इसमें। देखें, इजराइल हैज बीन प्रीटी बैडली हिट, अमेरिका तो डायरेक्टली हिट नहीं हुआ। अब तो बहुत ज्यादा खबरें आनी शुरू हुई, बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो इजराइल के डिफेंस के बारे में, उनकी इनविंसिबिलिटी के बारे में पहले ही बस्ट हो गई थी, अब तो और ज्यादा बहुत बस्ट हो गई है। और अब विद इन इजराइल ऑल्सो, जैसे फ्रॉम विद इन अमेरिका बहुत ज्यादा वॉइसेस जो हैं जंग के खिलाफ उठ रही हैं, तो इजराइल के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। और नेतन्याहू साहब के लिए भी देखें ये बड़ा डिफिकल्ट फेज जा रहा है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि इजराइल ने ही उन्हें कहा हो कि यार थोड़ा सा टाइम स्पेस दो, बिकॉज द वे इरानियंस आर बम्बार्डिंग देम वो बहुत अनरिलेंटिंग है, और वो बहुत ज्यादा हैवी है। जितनी खबरें निकल रही हैं शायद उससे बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल में हो रहा है। दूसरी बात ये भी है, जैसे मेरे कॉलीग्स ने भी कहा, कि कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज्यादा हाई करती है ईरान ने। आप फ्रॉम अगर आप उनके एनालिसिस पढ़ें अमेरिकन के, और उनके कुछ जो थिंक टैंक वाले हैं वो बात कर रहे हैं, उनके टीवी को फॉलो करें, डिफरेंट चैनल्स को, तो आपको एक हैरानगी उनमें नजर आती है कि ईरान का हैंड वाज नॉट रियली स्ट्रॉन्ग, लेकिन उन्होंने वीक हैंड को बहुत अच्छा प्ले किया है। Nobody in America was expecting that they will go against the Gulf states, और वो इनके बेसिस को इस रिपीटेडली टारगेट करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। ये तो था कि वो कर सकते हैं, उन्होंने पहले कहा था कि हम बंद कर देंगे, बट आई थिंक इट केम एज क्वाइट अ सरप्राइज कि कितने इफेक्टिवली उन्होंने बंद कर दिया। And it also has come as a big surprise for both America and Israel कि अमेरिका के अपने फ्रेंड्स यूरोपियंस हों, उनके अभी देखिए ना, कल साउथ कोरिया ने भी उन्हें पैसे दे के तो अपने कंटेनर्स वहां से निकलवा लिए हैं ऑयल के। तो प्रेशर हर तरफ पे इस वक्त अमेरिका और इजराइल पे ज्यादा है। और आई थिंक एक बात जो इस सारी चीज में मिसिंग है कि इतना ज्यादा फोकस हम सब लोग खुद भी कर रहे हैं, किसने क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, लेकिन एक बात जो है वो कोई नहीं उस पर इतना स्ट्रेस दे रहा। एंड आई थिंक हमें उस पर जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा देना चाहिए कि बेसिकली दिस इज एन अनजस्ट वॉर, कंप्लीटली अनजस्ट। कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इसकी मोरालिटी नहीं है, ये तो सिर्फ धौंस और धमकी है। दिस इज दे थॉट के ईरान जो है उसको ये वेनेजुएला की तरह जल्दी से न्यूट्रलाइज कर देंगे, और एक बहुत बड़ा इलेक्शन में अगले नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें इनकी बहुत वाह वाह हो जाएगी। और जो इनको ऑलरेडी डिफिकल्टीज का सामना है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना है, और जिस बुरी तरह इनकी टैरिफ पॉलिसीज जो इन्होंने शुरू की थी वो बेसिकली फेल हो गई हैं। Nobody has given two hoots to them। और आज तो ये भी था कि कल रात की ये खबर थी, मैंने सुबह फॉलो नहीं की, कि कनाडा ने भी कहा है कि जी हम उनकी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कनाडा अमेरिका को देता है, और नॉर्थ साइड ऑफ अमेरिका वो वहां से आती है, उनकी ट्रेन के सारी जो मॉनिटर करते हैं, चलाते हैं, वो सारा ठेका कैनेडियंस के पास है, दे वर गोइंग टू स्टॉप इट। तो देखिए चारों तरफ से इस वक्त अमेरिका काफी फंसा हुआ है, और ये इसकी भी बहुत मुखालफत है ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की। और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड
आपका क्या ख्याल है, इट विल बी इजी टू पुट boots on the ground for लेकिन America? मैं Impossible. डॉक्टर मैं वैसे साहबा मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ आता हूँ, लेकिन आपका मतलब कि इसको आपकी सारी गुफ्तगू को अगर मैं सम अप करूँ तो आप ये कह रही हैं कि ये सारा जो पॉज आया है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है, ऐसे ही मैं समझूं या मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज। देखिए जी, टाइम बाय करने के लिए भी है, और थोड़ा सा आई थिंक दे प्रीटी बैडली बैफल्ड कि इनके साथ हुआ क्या है। सारे उनके जो प्रिजम्पशंस थी वो तो दे फॉलन फ्लैट ऑन देयर फेस। तो आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी उन्होंने ये किया है, हाउ टू गो, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। क्योंकि अब सब कुछ तो उन्होंने करके देख बट लिया, अब तो ये बट नहीं कर आई एम सकते हैं सॉरी कि आई फिर एम वो सॉरी अल्टीमेट एटम बॉम्ब डाल दें। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, तो मैं एटम बॉम्ब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूमिंग after like a certain period, maybe 10 days, 1 week, whatever. You see it like continuing, right? This is what. देखिए जी, अभी तो इसराइल ने, अब ईरान ने जो शराइत लगाई है वो बहुत ज्यादा टफ है, और कुछ जो अमेरिका की शराइत थी उनको ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ईरान ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे हैव बीन ऑफिशियली कन्वेड थ्रू द मीडिएटर्स फ्रेंड्स, तो इस पे अब देखते हैं कि ईरान ये अगले 10 दिन जो अमेरिका ने पॉज किया है उसमें क्या करता है, बिकॉज इट कंटिन्यू टू अटैक इसराइल। वो तो उस तरह कोई सीज फायर तो नहीं हुआ, दिस इज ओनली द अमेरिकन सेइंग कि जी हम उनकी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के ऊपर 6 अप्रैल तक अटैक नहीं करेंगे। ठीक। सो काइंड ऑफ अ सीज फायर और नथिंग क्लोज टू दैट, Okay. सो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। Okay. So, मतलब कि it's like a tricky situation right now. General साहब, वेरी ट्रिकी। yeah, it's a tricky situation. Okay, I got your point. एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, जो गुफ्तगू हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, why Iran is targeting GCC countries 83% और Israel is being targeted only 17%? What's the strategy? Because you're a general and you have been in the army, so आप हमें जरा थोड़ी सी वॉर गेमिंग समझा दें, ये क्या है स्ट्रेटजी सर? राणा साहब देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जिस तरह से रीड करता हूँ कि एक है जो जीसीसी कंट्रीज है उनका स्प्रेड है, सो नंबर इज मोर देन 1 वेयर एज इजराइल इज ओनली 1। सो अगर उसने जीसीसी कंट्रीज या बेसिस पे अटैक करना है जो अभी तक ईरान कर रहा है, तो जाहिर है वो नंबर ऑफ टारगेट्स आर मच मोर देन इजराइल। इजराइल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एक टारगेट प्रेजेंट करता है, और मेरे नज़दीक अभी तेल अवीव है उस पर जैसे अटैक हो रहे हैं, या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहे हैं, या उनके इलेक्ट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक हो रहा है, तो मेरे नज़दीक ये जो इट इज़ ऑल प्लानिंग ऑफ ईरान के एक तरफ तो यूएस को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं बाय स्ट्राइकिंग एट द बेसिस ऑफ द यूएस, और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि यूएस अल्टीमेटली इस इलाके से निकल जाए, लेकिन या उसके लिए रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। I'm sorry I'm cutting you जनरल साहब, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट ये जो जीसीसी कंट्रीज का आप कह रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज पे जो अमेरिकन वहाँ पे बेसिस हैं उनको हिट कर रहा है ईरान, तो वो उसमें से शायद ही कोई बेसिस होंगे जहाँ पे हिट हुए हैं उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स जो भी वो यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री हार्डवेयर ईरानियंस, लेकिन सर ज़्यादातर जो डैमेज हो रही है जीसीसी कंट्रीज में जगह वो सिविलियन एरियाज हैं, तो वो ज़रा उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। देखिए, ईरान का बड़ा एक क्लियर स्ट्रेटजी नज़र आई है, जैसे पहले डिस्कशन में ये बात हुई कि कॉस्ट ऑफ वॉर को इंक्रीज किया जाए, और वो जो कॉस्ट ऑफ वॉर है, और दूसरी जो उसका मेन स्ट्रैंड है स्ट्रेटजी का, दैट इज़ के अलायंस को ब्रेक किया जाए। मेरे नज़दीक ये जो भी टारगेटिंग पॉलिसी ईरान फॉलो कर रहा है, एक तरफ तो ये है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, ज़ाहिर है उसके बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि 17% मैंने इसराइल पे करना है, और रिमेनिंग एफर्ट मेरी ये जो एलाइज हैं, सो कॉल्ड एलाइज ऑफ द यूएस इन दिस रीजन, उन पे करना है, जिसमें बेसिस भी हैं, जिसमें इकनॉमिक जो कॉस्ट है उसको बढ़ाने के जी टारगेट्स हैं। जब जंग शुरू होने से पहले ईरान ने डिक्लेयर किया था कि अगर हमारे ऊपर जंग थोपी गई तो हम दुबई को स्ट्राइक करेंगे। उस वक्त मेरी असेसमेंट थी कि ये स्टेक्स आर सो हाई बिकॉज ऑफ दुबई, जो कि एक एम्पायर इमर्ज हो चुकी है, कि शायद यूएस इस ऑप्शन पे ना जाए, लेकिन फिर भी यूएस ने अटैक किया। और मेरे नज़दीक यूएस ने, मैं ये नहीं समझता कि यूएस की असेसमेंट्स गलत थी, बल्कि यूएस ने असेसमेंट्स को डिसरिगार्ड किया। पेंटागन की असेसमेंट्स कुछ और थी,
जो है वो ये वाइट हाउस की असेसमेंट कुछ और थी। सो वाइट हाउस में भी वॉज ओवरवेट बाय पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी वजह से उन्हें उन असेसमेंट्स को डिसरिगार्ड किया। अ कॉमेंटर लाइक मी कुड ऑल्सो असेस के ईरान के किस तरह के रिस्पॉन्सेज होंगे, और सारे हुए हैं। जो टारगेटिंग पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि एक ऑप्शन है ईरान की कि वो डायरेक्टली हर्ट करे अमेरिकन टारगेट्स और अमेरिकन एलाइज को, और दूसरा सेकंड उसका पार्ट है कि वो इसराइल को हर्ट करे, जो कि खुद भी इसराइल भी यूएस का एलाय है, लेकिन उनकी जो प्रोपोर्शन है दे आर एमिंग मोर एट दी स्मॉलर अरब कंट्रीज। क्योंकि आप देखेंगे जब ये जंग बंद होगी तो मिडल ईस्ट का जो खदोखाल है वो टोटली डिफरेंट होंगे। और ये जो इस वक्त जो मिडल ईस्ट है उसमें जो पॉपुलेशन है वो खड़ी है विक्टिम के साथ, और जो रूलर्स हैं वो खड़े हैं एग्रेसर के साथ। तो मेरा ख्याल है दिस इज द पॉलिसी दैट ईरान इज फॉलोइंग एज फार एज टारगेटिंग इज कंसर्न। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैं अभी एम्बेसडर साहिबा से भी बात कर रहा था, जनरल साहब ने भी अपने मिलिटरीली जो साइड थी यानी कि वॉर स्ट्रेटजी जो है उस पर थोड़ी सी उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे एम्बेसडर साहबा कह रही हैं जनाब कि ये टाइम बाय करने के लिए भी ये पॉज आया है जंग में। सो एक तो ये बताइएगा कि ये वाकई पॉज है और एक स्टेप पीछे लिया गया फॉर द टाइम बीइंग, एंड दे गोइंग टू लाइक हिट बैक, अमेरिका एंड इजराइल आर गोइंग टू हिट बैक अगेन ऑन ईरान इन द डेज टू कम। एक तो ये क्लैरिटी दे दीजिएगा, इज इट गोइंग टू हैपन, येस और नो। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिस तरीके से जीसीसी कंट्रीज़ का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जीसीसी कंट्रीज़ को ठीक है इकोनॉमिकली समझ आ गई जनरल साहब की बात कि इकोनॉमिकली उनको डैमेज करने के लिए ईरान वहाँ पे हिट कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बेसिस हैं उनको टारगेट नहीं बनाया जा रहा। जो दूसरे एरियाज़ हैं यानी कि जहाँ पे सिविलियंस भी मुकीम हैं जीसीसी कंट्रीज़ में, वो भी हिट हो रहे हैं। वो क्या, उसका क्या रीज़न है ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए, ईरान जो है अपनी बका की जंग लड़ रहा है और उनके लिए ये आखिरी जंग है, क्योंकि उनके खिलाफ जब डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक हुआ तो वो सबसे बड़ा उनके लिए एक रूबिकॉन था जो अमेरिका और इजराइल ने क्रॉस किया, और उसके बाद उन्होंने वार्न किया था कि वी विल गो ऑल आउट। तो वो पहले गल्फ एलाइज पे उन्होंने हमला किया। उनका मंशा ये था कि वहाँ पे जो रेडार स्टेशन हैं और जहाँ से हमले होते हैं उसकी कमांड एंड कंट्रोल नोड्स हैं, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, एयरफील्ड्स हैं, वो उसको तमाम जो असबाब वहाँ से जंग के मुहैया होते हैं उसको हमला करेंगे और उसको डिसरप्ट करेंगे। तो वो उनकी स्ट्रेटजी तो उस लिहाज से दुरुस्त है, क्योंकि ये एक एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी है। और आपने ये अभी जिक्र किया कि वो दीगर जो सिविलियन इलाके वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे आज हम सुन रहे हैं कि अमेरिकी वहाँ से अपने बेसिस उसका इनखला करके होटल्स में जाके वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी भी ईरान की इंटेलिजेंस तो है, उनको तो ये मालूम है कि वो कौन कहाँ गया है, तो इस वजह से वो उधर भी टारगेट करेंगे जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे। तो सिविलियन टारगेट वहाँ समझ आते हैं। एक और बात आपने जिक्र किया था कि 83 और 17%, देखिए ये क्वांटिटेटिवली इसको नहीं देखा जा सकता। आप इसको ये भी देखिए कि क्वालिटेटिवली उन्होंने इसराइल पे क्या किया है। जो 930 उन्होंने मिसाइल वहाँ भेजे हैं उसमें से बेशतर वो मिसाइल थे जो फर्स्ट उन्होंने 2013-12 विंटेज के, अब उन्होंने उसको जो लेटेस्ट उनके मोहलक मिसाइल हैं जो जिसमें टर्मिनल इवेजन की भी कैपेसिटी है वो भेजे हैं। कुछ हाइपरसोनिक हैं, वो स्वार्म्स में भेजते हैं ताकि वो जो मल्टी लेयर्ड एरो, आयरन डोम और थ्रेड सिस्टम है उसको वो बीट करें। और 90% इंटरसेप्शन रेट अभी भी है। 10% जो निकल के चले जाते हैं वो नुकसान कर रहे हैं। मगर इसराइल पे कोई साइकोलॉजिकल तो बहुत स्ट्रेस है, बट मटेरियल डैमेज उस किस्म का नहीं हुआ कि जिसको हम कहें कि जी इसको उनका कोई मिलिट्री टारगेट बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है। बट दिस इज़ एन एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी, ये याद रखिए। एक बड़ी मशहूर किताब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, प्रोफेसर टीवी पॉल की, तो उसमें वो खुलासा उसका ये है कि वो कहते हैं कि जब 4 अवामिल होते हैं जब कोई एसिमेट्रिक स्ट्राइक्स को इनिशिएट करता है, एक तो उसको फरीक को एक यकीन होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी छतरी है किसी एलाई की, दूसरा ये कि जो दूसरा फरीक है उसके पास वो वेपनरी नहीं है जो उसके पास है, और तीसरा ये कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी नैरो है। तो उस नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को मेरा ख्याल है कि पहले इसराइल ने कैपिटलाइज किया, ड्रैग किया अमेरिका के इन पे हमला करें, क्योंकि उसके बाद ये मौका शायद उनके हाथ ना आएगा। और उसके बाद अब ईरान वो बुरुकार ला रहा है। ये भी बहुत जानने की ज़रूरत है। आपने जिक्र किया कि ये क्यों अमेरिका इस मखमसे में इस वक्त है।
ये इन्होंने जंग उजलत में शुरू की और जो मिलिट्री काउंसिल थी उसको डिसरिगार्ड किया और अब उसमें फंसे हुए हैं क्योंकि इनकी जो अकाइलिस हील थी वो इनकी इन्फेंट्री कंपोनेंट्स का डिप्लीट होना है। ठीक। ये याद रखिए कि 2017 तक आते आते जब इनका ड्रॉ डाउन हुआ अफगानिस्तान की और इराक की जंगों के बाद, तो एक थिंकिंग वहाँ आई कि लीन एजाइल मोबाइल इंफॉर्मेशन एज ड्रिवन आर्मी होगी जिसमें इन्फेंट्री कंपोनेंट को कम किया जाए और वो 5,70,000 से कोई 4,80,000 तक उनकी फौज आ गई है और ज्यादा कट उनकी जो इन्फेंट्री कंपोनेंट पे लगा है। उनकी जो ठीक। ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स होती हैं, जो इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स, तो उनमें से 12 को वो इनएक्टिवेट कर दिया गया है। तो वर्चुअली उनके पास इस वक्त इन्फेंट्री कंपोनेंट जो एक डॉगेड एडवर्सरी के खिलाफ सस्टेन जंग लड़ सके वो नहीं है। इसीलिए अभी आप सुन रहे हैं कभी ओकिनावा से आ रहा है, कभी यूएसएस त्रिपोली आ रहा है, तो ये मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स भी 4-5 हज़ार की होगी और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये क्या क्या खर्ग आइलैंड के लिए आ रहे हैं, क्या किसी बीच हेड पे जा रहे हैं। और इनका अगर ये उधर आके ऑक्यूपाई भी कर लेंगे तो ये तो एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट दे देंगे। तो वो वाला कंपोनेंट अभी ईरान 4-5 गुना बड़ा मुल्क है इराक से, तो इराक पे जो गल्फ वॉर में और इराक वॉर 2003-4 में जब वो पूरा एक कोएलिशन बनी थी तो उन्होंने पूरी दुनिया से मदद दी थी। इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क उनको मदद देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक। कंट्री कंपोनेंट इनके पास है नहीं, तो ये ठीक। फंस चुके हैं इस वक्त, तो इसलिए दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। अच्छा। और अलबत्ता खतरा ये इस अमर का है कि अगर ये काउंटेनेंस ना किया डिफीट इन्होंने तो दे आर नॉट रैशनल एक्टर्स, ये इस वक्त अमेरिकी क़यादत और इजरायली क़यादत, तो मामला किसी और तरफ या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो जिसका सोचना ही सुहाने रूह है वहां ना चला जाए। तो इधर अमेरिका को रेन इन करने के लिए रूस और चीन का किरदार बहुत जरूरी है, ठीक। क्योंकि उनका फर्ज बनता है कि इस वक्त वो उसको सेन काउंसिल दें। बिल्कुल ठीक है। मैं एम्बेसडर साहिबा आपकी तरफ आ रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर वहाँ पे फेंका जा सकता है, वहाँ पे ड्रॉप किया जा सकता है ईरान के ऊपर, या फॉर दैट मैटर इस किस्म की कोई सोच इस वक्त है, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है वहाँ पे किसी भी जगह पे, चाहे वो तल अवीव हो चाहे डीसी हो? अमेरिका के लिए देखें, दिस इज नॉट 1945। न्यूक्लियर वेपन अगर वो सोचेंगे भी तो फिर और लोगों के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, रूस के पास भी हैं और चीन के पास भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही डेंजरस गेम हो जाएगा इफ दे इवन थिंक अबाउट यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन। इसमें पहले ही दिस इज अ वॉर दैट अमेरिका कैन नॉट विन and Iran cannot lose. There'll have to be something in between. जिसमें और जो भी at the end of the day इस वक्त I could be totally wrong, but इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि irrespective of what comes out of this, वो सुलह ही हो, उसमें जो losing पार्टी है वो हर निस्बत से इस वक्त देखें आप अमेरिका होगी। अच्छा, एक कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को लेके आगे चलते हैं जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जहाँ पे सिलसिला मुनक़ता किया था गुफ्तगू का। जनी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखें इन दिस पर्टिकुलर केस, ईरान के केस में कितने चांसेस हैं कि रूस और रशिया जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करे ईरान के साथ? 2026 में जब यूएस और इसराइल की ऑलरेडी बैशिंग हो रही है, कोई चीज़ उनके हक में नहीं जा रही, वाई शुड देयर बी रियली अ नीड फॉर रशिया और चाइना टू स्टेप इन? हाँ, एक सिचुएशन जिसका पहले जिक्र हो रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन तक बात जाती है, जिसको मैं बहुत हद तक रूल आउट करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी अमेरिका अफगानिस्तान से ह्यूमिलिएट होकर निकला है। अमेरिका नेवर थॉट ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जब बिगेस्ट कन्वेंशनल बॉम्ब तो ज़रूर यूज़ किया, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तक बात नहीं गई। रशिया जो है वो ह्यूमिलिएट हो रहा है यूक्रेन में, ऑल्दो अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं हुई। तो ये उनके लिए डाइजेस्ट करना, वो ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दे फॉल्टी असेसमेंट थी, रैश एक्शन था जो उनके गले पड़ गया और उनको अभी मुंह की खानी पड़ रही है। तो मेरे नज़दीक इस वक्त रशिया और चाइना को एब्सोल्युटली कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और सेकेंडली मेरे नज़दीक बहुत कम चांसेस है कि न्यूक्लियर वेपन्स तक बात जाएगी। हाँ, अगर वो जाती है तो फिर हो सकता है कि रशिया और चाइना के रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हों। हैविंग सेड दैट, अभी ये जो पॉजेज आ रहे हैं, मैं इसको देखता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज जो आप कह रहे हैं कि जी जाहिर है अगर वो उनकी कोशिश है
कि डिप्लोमेटिक प्रॉन्ग से अगर उन्हें कोई रिलीफ मिल जाता है तो दैट इज अ सक्सेस। अगर वो नहीं मिलता तो डेफिनेटली उन्होंने रीस्टार्ट तो करनी है हॉस्टिलिटीज, तो उसके लिए पॉज को यूटिलाइज तो जरूर करेंगे वो फॉर रीग्रुपिंग एंड रीइक्विपिंग। लेकिन ये कि उनकी कोशिश पूरी यही होगी कि कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाए और उस सिचुएशन से निकल जाए। अभी तक राणा साहब जितने एलिमेंट्स ऑफ प्राइड थे यूएस के, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर था, चाहे वो जो थे F-35 एयरक्राफ्ट था, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो सुपर क्वालिटी रेडार्स थे, सारे के सारे दे हैव बीन क्वाश्ड टू द ग्राउंड। कोई भी उनका एलिमेंट ऑफ प्राइड अभी तक खड़ा होने के काबिल नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को उनको लेके भागना पड़ा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बिल्कुल नाउ इट इज इन क्वेश्चन, एयरफोर्स सुप्रीमेसी खत्म, नेवल सुप्रीमेसी खत्म। सो दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, जिसकी वजह से वो एक्सटेंड कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई हमें फेस सेविंग मिल जाए। जनरल साहब, आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। व्हेन इट कम्स टू लाइक नेगोशिएशंस, हमें ये मालूम है कि जनाब पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू लाइक नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और उसमें इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो शंकर जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के लिए जो मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करने चाहिए। सो बट एनीवेज वो इस किस्म की जब अल्फाज यूज़ कर रहा है शंकर पाकिस्तान के बारे में, तो उसको क्या बताए कि फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा इंडिया को कि भाई हम कोई वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं या हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, या हाउ शुड वी टेक इट जी? इंडिया को आप देखें स्टार्टिंग मई 25 से पहले इजराइल इंडिया कुछ और था। मई 25 के बाद की से उनकी कमबख्ती शुरू हुई है और आज तक खत्म नहीं हो रही। अच्छा जी। पहले तो उन्होंने एक छोटी पावर के सामने उससे ह्यूमिलिएट हुए, उससे हम्बल हुए। फिर जो उनके एक मिशन था या एक विश थी टू एक्ट एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और रीजनल पुलिसमैन, वो सारी की सारी दैट वाज पुट टू द ग्राउंड। उसके बाद से आज तक आप देख लें कि उनकी वन आफ्टर अनदर उनको ह्यूमिलिएशन फेस हो रही है। पर्टिकुलरली ये जो सिचुएशन है ईरानियन सिचुएशन, इस पे इंडिया बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है फॉर द डर्टी गेम दैट दे हैव बीन प्लेइंग। इससे पहले भी उन्होंने यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट पे किया कि वाइल रशिया से वो सपोर्ट हासिल कर रहे थे और जाके यूक्रेन को भी मिल रहे थे। तो मैं जो कहना चाहूँगा कि जयशंकर वो आदमी है जिसने बहुत लॉफ्टी क्लेम्स किए थे कि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, हम अपनी मर्जी से जो कुछ करेंगे। आज उसी जयशंकर को जो है ना वो ही इज मेड टू लिक ऑल दोस थिंग्स दैट ही हैव बीन सेइंग। सो इट इज प्योरली फ्रस्ट्रेशन। पाकिस्तान इस वक्त अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ पीस। इंडिया अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है एजेंट ऑफ वॉर। सो दैट इज द रीजन कि जयशंकर इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही कि दे हैव नो रिस्पेक्ट सो फार। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं एम्बेसडर साहिबा, एक चीज़ ज़रा बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो रूस और चाइना की स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियर की ऑप्शन जो है वो जनरल साहब रूल आउट कर रहे हैं। बघेड़ी साहब के पास मैं भी जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, लेकिन वो न्यूक्लियर की जो पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है ईरान पे, उसको रूल आउट कर रहे हैं। सो इफ़ ही इज़ रूलिंग आउट ऑल दिस थिंग्स, उसके एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए कि जनाब अफ़गानिस्तान में भी नहीं हुआ, ठीक है, और इस तरह कई जगहों पे अमेरिका ने ये डिसीजन नहीं लिया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ईरान के लिए भी अगर सोचा जाए तो उनके ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ज़रा थोड़ा सा पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक प्रॉक्सी वॉर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है ईरान। अब उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए, जहन में रखा जाए, तो किसी हद तक उन्होंने जो उनके लिंक्स थे इजराइल ने उनको ख़राब किया, उनको डैमेज किया, उनको अपरूट कर दिया, लेट मी पुट इट दिस वे। लेकिन अभी भी वो कम्प्लीटली जो है उनको वाइप आउट नहीं कर सका। सो आपके ख्याल में प्रॉक्सी वॉर्स कितने उसके चांसेस हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग लेबनान? लेकिन उसके अलावा यहाँ पे स्ट्राइक हो सकती है, नहीं हो सकती है? हाउ विल यू टेक इट जी? If things come to that point, जब उनको बिल्कुल अपनी टोटल ह्यूमिलिएशन नजर आए, because this is a war that America cannot win. It's not possible for it to win this war. ठीक। और चाहे और एग्रीमेंट भी जब होगा, अगर वो सीज फायर भी करने को तैयार होगा, तो जिस किस्म का उनका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, उनके एलाइज उनसे अलग हो गए हैं, उनके यूरोपियंस पहले ही अलग हो गए थे, अब उनके अपने अमेरिकाज के अंदर जो एलाइज हैं, कनाडा एक्सेट्रा, एलियनेट हो रहे हैं। उनके जो गल्फ में एलाइज हैं, देखें ना आप, न्यूजीलैंड ने, इसने क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, सबने अपने शिप्स हरमुज में भेजने के लिए मना कर दिया ना।
वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। और यूरोप के साथ तो इनकी बकायदा अब एक एक्रिमोनी शुरू हो गई है, बिकॉज ये काफी ज्यादा पिछले 20 साल से स्प्लिट चल रहा था, अब एकदम से स्प्लिट काफी बढ़ के सामने आ गया है। ठीक। वो हर हिसाब से उनका लॉस है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब वो बिल्कुल ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी हम हार गए, तो हो सकता है कि दे माइट, बिकॉज इट्स नॉट अ सेम लीडरशिप देयर एट द मोमेंट, so they can resort to anything, and I hope they don't, and I hope sanity prevails among the other institutions and they may prevail upon this madness जिसमें already ट्रम्प साहब ने इनको झोंक दिया है। Having said लेकिन that, लेकिन 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 एम्बेसडर साहबा, आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर रही न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन ईरान? in the case of total humiliation, maybe, but I agree that it was going to be it's going to be disastrous for everybody concerned, and I hope to God that it doesn't. Okay, so when it comes to like humiliation, maybe it's like maybe, right? So it's like maybe thingy. So maybe they go for like nuclear strike, right? ऐसे ही है ना? In a ठीक है। very frustrating situation, but then I hope they don't. ओके, ऑलराइट, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप कितना एग्री करते हैं एम्बेसडर साहिबा से इस बात पे? देखिए, मैंने तो बड़ी सराहत के साथ पहले ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दी है। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर केस, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रही हैं कि इन द केस ऑफ ह्यूमिलेशन maybe, and she's like saying also this thing कि वो कह रही है कि I hope this does not happen, लेकिन वो कह रही है कि maybe in case of humiliation maybe a nuclear strike can happen on Iran. देखिए, मैंने जी बिल्कुल दुरुस्त, वो ठीक कह रही है। मैंने तो यही कहा था कि देखिए, रैशनल एक्टर से इस वक्त हमें वास्ता नहीं है। अमेरिका में एक ऐसी हुकूमत है जो कि डिसरिगार्ड कर रही है सेम काउंसिल। इजराइल एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन थ्रू बिब्लिकल प्रोफेसीज, वो एमलॉक जैसी जो बिब्लिकल प्रोफेसी है उसको फॉलो करते हुए एक आर्मगेडोन और ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। तो ये रैशनल एक्टर नहीं होते। तो जब रैशनल एक्टर नहीं होते और वो समझते हैं दे कैन नॉट काउंटेनेंस डिफीट, जी जी। और टोटल डिफीट उनकी ये होती है कि वो अपने, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी बात हो रही थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। अमेरिका अफगानिस्तान से हार के नहीं गया, ये हमें गलत लेसन ड्रॉ नहीं करने चाहिए। वो 2 डेकेड्स तक वहाँ रहा, अल्टीमेटली उसका पीटर आउट हो गया इंटरेस्ट, और जब ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की आई तो उसने कहा विल ब्रिंग आवर बॉयज बैक, क्योंकि उसका वो वाइटल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं था और ना ही अफगानिस्तान के पास कोई जौहरी हथियार थे। ठीक। यूक्रेन का ये मामला है, अब उसके 4 महाराष्ट्र पे प्रैक्टिकली कब्जा है रशिया का, तो रशिया हार नहीं रहा। अगर वो हारता तो टेक्निकल न्यूक्लियर की वो बात एंगलिंग कर रहा था। तो इस वक्त वो इसलिए नहीं कर सकता कि रशिया इज ऑन द असेंडेंट और यूक्रेन के पास जौहरी हथियार नहीं है। ईरान का मामला यकसर मुख्तलिफ है। ईरान के पास 440 केजी वो यूरेनियम है जिससे 12 न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं। वो 60% तक अफसूदा है। 2 साइकिल्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के, उससे आगे जाना जो वीक्स में 90% बॉम्ब ग्रेड तक पहुंच सकता है। वो किधर है वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये पैरानॉइड हैं इजरायली भी और अमेरिका भी वो ढूंढने के लिए। सो ये इस पूरी जंग, इस पूरे कजिए का मकसद ही यही है कि वो उसको या तो उसके हवाले करें या उसका कोई काबिल कबूल हल हो और निगोशिएटिंग टेबल पे आके वो ये चीज़ माने। अगर वो ये चीज़ नहीं मनवा पाते तो फिर तो ये शिकस्त है ईरानियों को, क्योंकि आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन थ्योरी ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसके मुताबिक एक जो कमज़ोर फरीक है ईरान, उसने सिर्फ सर्वाइव करना है। वो सर्वाइवल बका के जंग लड़ रहा है और अगर वो रेजिम चेंज नहीं होता है, जोग्राफियाई वादत बरकरार रहती है, तो ईरान जंग जीत गया। ये इजरायलीस को भी मालूम है, ये अमरीकियों को भी मालूम है। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है कि इसको डिफैंग किया जाए न्यूक्लियर वेपन बनाने की हद तक, वो अचीव कर सकें और मिसाइल्स पे कुछ कैपिंग हो जाए, ICBMs की तरफ ना जाए ईरान। और उसके बाद जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का नेटवर्क तो बाय लार्ज उन्होंने वैसे ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये होगा, मेरे ख्याल है इतना प्रेशर आएगा उन पे ईरान पे कि वो अब, बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि ईरानियंस हैव अ 2000 years old हिस्ट्री। पर्शियन जो डिप्लोमेसी है वो इट्स अ लेजेंड। वो प्रैग्मेटिस्ट लोग हैं, डिस्पाइट कि वो इस वक्त वेंजेंस की लेंस से देख रहे हैं, वो ये कर सकते हैं कि अपनी अचीव करने के लिए, ये जोग्राफियाई वादत को बरकरार रखने के लिए मुल्क को, रजीम को, और वो इकोनॉमिकली सैंक्शंस हट जाएं उनके ऊपर से, और वो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे वो कंसीड करें
और ये जंग रुक जाए और वो दे लिव टू फाइट अनदर डे, सो ये पॉसिबिलिटी, इट्स अ विन विन प्रोपोजिशन। ठीक। मगर जो न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही थी, यस, अगर वो मामला उस तरफ जाता है, रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहती है, एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उनको नजर आती है इजराइल और अमेरिका को, तो वो ऑप्शन रूल नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जाते जाते मैं सिर्फ ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो वॉर्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ, एक मरतबा फिर यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल हमेशा खुला रहता है और उसको टैप किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें एक बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल खुला रहता है हमेशा। और इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी एक बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल आज भी खुला हुआ है। वो किस हद तक खुला हुआ है, कैसे खुला हुआ है, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें इफ्स एंड बट्स को सामने नहीं रखना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जनाब वो खुला हुआ है, वो चैनल इज़ देयर और उस पर अमल दरामद हो रहा है, एंड पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दैट, जिसकी वजह से इंडिया को देखें अगर हम, तो वो ज़रा जिटरी हुआ है। और ख़ास तौर पे शंकर जो है, जो जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहा है इंडिया में बैठ के, उससे बिल्कुल क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि दे आर अ बिट जिटरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि व्हाई इज पाकिस्तान प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, और क्यों पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।